न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से की युद्ध खत्म करने की अपील। दोनों के बीच यूक्रेन संकट, फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के हालात पर भारत की स्थिति को फिर दोहराया। रूस यूक्रेन संकट के बीच मोदी पहले भी कर चुके हैं पुतिन से बात। पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की थी। दोनों देशों से की थी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील। इससे पहले भी बातचीत हुई थी और एक बार फिर से बातचीत की है। पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से की युद्ध खत्म करने की अपील। दोनों के बीच यूक्रेन संकट, फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के हालात पर भारत की स्थिति को फिर दोहराया। रूस यूक्रेन संकट के बीच मोदी पहले भी पुतिन से बात कर चुके हैं। पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की। दोनों देश से की थी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील। पीएम मोदी 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश और गुजरात जाएंगे। आंध्र प्रदेश के भीमावरम और गुजरात के गांधीनगर का दौरा करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:30 बजे गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम है कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। 4 से 6 जुलाई तक आयोजित होना है डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो पीएम मोदी 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश और गुजरात जाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के भीमावरम और गुजरात के गांधीनगर का दौरा करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:30 बजे गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम है कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। 4 से 6 जुलाई तक आयोजित होना है डिजिटल इंडिया वीक 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष पूरा होने पर जीएसटी की सराहना की। कहा, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया, एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमने 5 इयर्स ऑफ जीएसटी को पूरा किया, एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया और एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को साकार किया है। यानी जीएसटी की प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है पूरा 5 वर्ष पूरा होने पर और कहा एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमने 5 इयर्स ऑफ जीएसटी को पूरा किया है, एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया और एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को साकार किया। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगा अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल ने किया मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान। कहा, सिखों पर अत्याचार के कारण कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। चंडीगढ़ में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो ये फैसला लिया गया है, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगा अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल ने किया मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान। कहा, सिखों पर अत्याचारों के कारण कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर भी चौंक सकती है भाजपा। दरअसल 5 जुलाई को जारी होगी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन। 19 जुलाई को तय की गई है नामांकन की आखिरी तारीख। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी और इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अनुसार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से हो सकता है उम्मीदवार, क्योंकि देश के इतिहास में आज तक नहीं रही कोई महिला उपराष्ट्रपति। ऐसे में संभव है कि इस बार किसी महिला को बनाया जाए उम्मीदवार।
और ऐसा होने पर देश में पहली बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही होंगी महिला, क्योंकि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और ऐसे कयास लगाए जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी यही है कि कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर भी चौंका सकती है भाजपा। दरअसल 5 जुलाई को जारी होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन। 19 जुलाई को तय की गई है नामांकन की आखिरी तारीख। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी और इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के अनुसार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से उम्मीदवार हो सकता है। क्योंकि देश के इतिहास में आज तक नहीं रही कोई महिला उपराष्ट्रपति, तो ऐसा भी संभव है कि इस बार किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाए और ऐसा होने पर देश में पहली बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही होंगी महिला। हमारे पास पूर्ण बहुमत, विधायकों की संख्या में भी हो सकता है इजाफा और अभी हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कहा राज्यपाल ने 3 से 4 जुलाई को बुलाया है सत्र। आज मैं मुंबई जा रहा हूं। मुंबई में विधायकों के साथ अहम बैठक है। मेरे साथ 170 विधायक हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बाला साहेब के हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी विधायक कल तक मुंबई पहुंच जाएंगे। मुंबई अतिवृष्टि से प्रभावित ना हो, इसलिए बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर का नामांकन 3 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव तो 3 जुलाई को होना है और उससे पहले शिंदे कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है और पूर्ण बहुमत है। विधायकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कहा राज्यपाल ने 3-4 जुलाई को सत्र बुलाया है। आज मैं मुंबई जा रहा हूं। मुंबई में विधायकों के साथ अहम बैठक है। मेरे साथ 170 विधायक हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बाला साहेब के हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी विधायक कल तक मुंबई पहुंच जाएंगे। मुंबई अतिवृष्टि से प्रभावित ना हो, इसलिए बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर का नामांकन और 3 जुलाई को होगा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। बोले, सत्ता के लिए रातों रात हुआ खेल। ये शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लोगों से अपील करते हुए कहा, ऐसा कोई काम नहीं करे जो पर्यावरण को खराब करता हो। ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है, वो गलत है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। मेरे दिल से कोई भी महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन अगर इन पर भरोसा नहीं रहा तो क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने नई सरकार को बधाई देते हुए कहा, महाराष्ट्र को बर्बाद ना करें। हर मतदाता को अधिकार होना चाहिए कि जिसे वो वोट दे रहा है उसे वापस बुला सके। सभी ने देखा कि मेरी पीठ पर किस तरह से खंजर घोंपा गया। अगर भाजपा ने मुझे दिया गया वचन पूरा किया होता तो कम से कम 2.5 साल तक तो उनका अपना मुख्यमंत्री रहता। महाराष्ट्र में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। मैं वचन देना चाहता हूं कि मैं कभी भी सत्ता के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे का ये कहना। करते हैं ब्लास्ट खबरों का। नुपुर शर्मा को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। सभी एफआईआर दिल्ली स्थानांतरित करने की नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेले ही जिम्मेदार हैं। हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कहा और बाद में कहा वो एक वकील है, ये शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने कहा, उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं।
जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया। क्या हुआ अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता थी? उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा हमला। केरल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल गांधी। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद की टिप्पणी। कहा, देश का माहौल खराब कर रही आरएसएस और भाजपा। देश इस वक्त सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है। उदयपुर की घटना की जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही हैं। उन्हें टीवी पर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि आरएसएस और बीजेपी देश के लोगों को दंगे में धकेलना चाहती है। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मायावती का पलटवार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के विरुद्ध आज लिया गया सख्त स्टैंड। अपने भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में झोंकने हेतु उनसे माफी मांगने का निर्देश उन सभी के लिए जरूरी सबक है, जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर अपनी राजनीति चमका रही हैं। नफरती भाषण के लिए नुपुर शर्मा के विरुद्ध एफआईआर होने के बावजूद पुलिस द्वारा उनके प्रति निष्क्रिय रवैये का भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से संभव है। आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर थोड़ा रोक लगे। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। हैदराबाद में 3 और 2 जुलाई को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी ने 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में किया अच्छा प्रदर्शन। हुजूराबाद, दुबक्का निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव में भी रहा बेहतर प्रदर्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीट पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को हैदराबाद में एक बड़ी रैली करेंगे। वहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए टीआरएस प्रमुख केसीआर जुटे हैं गठबंधन में। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान। सिर काटने वाले आतंकियों के खिलाफ बनेगा यूएपीए की तरह सख्त कानून। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोरा है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए जैसे विशेष कानून आवश्यक हैं, ताकि आतंकवादियों और दूसरों का सिर काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यूएपीए जैसे कानून होने चाहिए ताकि दूसरों के जीवन की रक्षा की जा सके। कभी कभी आम लोगों यहाँ तक कि उन पुलिस कर्मियों तक को ढूंढना मुश्किल होता है जो उनके खिलाफ सबूत दे सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के डर से कुछ भी कहने से डरते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से बड़ी खबर है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा को बनाया प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर। यूपी के मुख्य सचिव के साथ ही पहली बार आरपीसी का दिया चार्ज। दुर्गा शंकर मिश्रा को दिल्ली में प्रमुख रेजिडेंट कमिश्नर का चार्ज दिया। राहुल भटनागर के बाद से रिक्त था ये पद। 1984 बैच के दुर्गा शंकर मिश्रा को 31 दिसंबर 2022 को रिटायरमेंट। सरकार ने आईएएस धनलक्ष्मी को बनाया सचिव मानवाधिकार आयोग लखनऊ। वहीं आईएएस रिगजिन समफिल को बनाया गया रेजिडेंट कमिश्नर। पंजाब को मिल सकता नया डीजीपी। 1 साल से भी कम समय में चौथे डीजीपी की संभावना। मौजूदा डीजीपी वीके भावरा ने जाहिर की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की इच्छा। पंजाब सरकार को लिखे एक पत्र में भावरा ने जताई सहमति। केंद्र सरकार की पोस्टिंग के लिए अपनी सहमति जताई। भावरा के इस कदम से पुलिस प्रशासन में अनिश्चितता का माहौल। पंजाब में डीजीपी पद के लिए एक बार फिर शुरू हुई लॉबिंग। डीजीपी के लिए हरप्रीत सिंह सिद्धू, गौरव यादव का नाम रेस में सबसे आगे। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के 2 साल पूरे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है पीएमएफएमई।
PMFME योजना वर्तमान में देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। PMFME योजना में कार्यशील पूंजी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए छोटे उपकरणों की खरीदारी हेतु 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की। अभी तक 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान की गई। 203 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी राशि जारी की जा चुकी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।